मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज अपन थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने टेस्टिस के बारे में स्टडी कर लिया था। तो अब अपन स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बच्चों एसेसरी डक्ट आती हैं, ग्लैंड्स आती हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है। तो आज अपन उसमें सबसे पहले एसेसरी डक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो एसेसरी डक्ट के अंदर जो सबसे पहले डिस्कस होगा वो है रेटे टेस्टिस। ओके, नाउ व्हाट इज रेटे टेस्टिस? तो क्या है बच्चों कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, मैं इन्हें एसटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो स्पर्म है वो रेटे टेस्टिस में आते हैं और रेटे टेस्टिस फिर इसे वासा एफ्रेंसिया में ट्रांसफर कर देती है। इज दैट क्लियर? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अगर हम बात करें बच्चों तो वो लूप लाइक होती है ना, लेकिन उसकी एक खास बात होती है कि वो पूरी लूप लाइक है, कॉन्वुलेटेड है, लेकिन उनका जो एंड है यानी वो जो उनका जो लास्ट एंड है वो एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल होती है जिसको ट्यूब्यूली रेक्टी कहते हैं। यानी उनका जो वो पहले वो लूप लाइक होगी इस तरह से, है ना, कॉन्वुलेटेड, लेकिन उनका जो एंड है वो एक ट्यूब है। तो ये जो ट्यूब है या ट्यूब्यूली रेक्टी जो है वो ओपन हो जाती है रेटे टेस्टिस में। क्लियर? और रेटे टेस्टिस जो हैं वो लाइन बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम अगर पूछे तो देखो अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो स्पर्म है वो रेटे टेस्टिस में आ जाता है और रेटे टेस्टिस इसे वासा एफ्रेंसिया में ट्रांसफर कर देती है। इज दैट क्लियर? इसके बाद दूसरी जो डक्ट आती है वो है बेटा वासा एफ्रेंसिया या इसे बोलते हैं डक्टुली इफ्रेंटिस। क्लियर? इसे अपन वीई सिंबल देंगे, है ना, आगे जब पूरा पढ़ेंगे तो वासा एफ्रेंसिया क्या होती है बच्चों? लॉन्ग होती है, नैरो है, हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये 10 to 12 नंबर में होती हैं। अब देखो इनमें क्या है बच्चों, देखो कि रेटे टेस्टिस में स्पर्म आ चुका है तो रेटे टेस्टिस जो है वो इन स्पर्म को ट्रांसफर कर देगा एपिडिडाइमिस के एंटीरियर रीजन में। ओके, तो वासा एफ्रेंसिया का क्या काम हुआ कि रेटे टेस्टिस को स्पर्म लेकर एपिडिडाइमिस में ट्रांसफर कर देना। ओके, समझ आया यहाँ तक? नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों एपिडिडाइमिस। सो नाउ व्हाट इज एपिडिडाइमिस? ओके, तो एपिडिडाइमिस की अगर हम बात करें बच्चों तो ये वो टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस के पास लोकेटेड होता है। ये लोकेशन पूछ ली जाती है ना, तो एपिडिडाइमिस कहाँ लोकेटेड है? टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस के अलोंग ये होता है। वैसे इसको सही मायने में तो बोलते हैं एंटीरियो पोस्टीरियर सरफेस, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन है पोस्टीरियर सरफेस, तो इसलिए अपन यहाँ पर पोस्टीरियर सरफेस की बात करेंगे। अप्रोक्स 6 मीटर लॉन्ग सिंगल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल इसमें प्रेजेंट होती है, यानी कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल लाइक ये स्ट्रक्चर होती है जो ओपन होता है वास्ट डिफरेंस के अंदर। अब देखो यहाँ तक की बात समझ आई आपको? कैसे? देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ से स्पर्म रेटे टेस्टिस में आया, रेटे टेस्टिस से वासा एफ्रेंसिया में गया और वासा एफ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस में जाएगा। और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ये एपिडिडाइमिस है, ये वाला। और एपिडिडाइमिस से ये स्पर्म जो है अब ये वास्ट डिफरेंस में चला जाएगा, ये इस तरह से। क्लियर हुआ? समझ आया एकदम अच्छे से? अब बच्चों मुख्य तौर पर देखो 3 बातें। एपिडिडाइमिस के ये 3 फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। देखो बच्चों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्पर्म का फंक्शनल एक्टिवेशन 2 जगह होता है। फर्स्ट एक्टिवेशन एपिडिडाइमिस में होता है और सेकंड एक्टिवेशन वेजाइना में होता है। तो ध्यान रखिएगा। अब फंक्शनल मैच्योरेशन का मतलब है कैपेबल फॉर मूविंग, यानी स्पर्म जो है वो मूविंग के लिए कैपेबल हो गया है। तो एपिडिडाइमिस क्या करता है? फंक्शनल मैच्योरेशन करता है स्पर्म का, नंबर 1 बात। दूसरा, वो स्पर्म को न्यूट्रिशन भी देता है और टेम्परेरी कुछ समय के लिए स्पर्म को स्टोरेज भी करता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 18 to 24 आवर तक स्पर्म जो है वो यहाँ पर स्टोरेज हो सकता है एपिडिडाइमिस में। क्लियर है एकदम अच्छे से? तो तीनों बातें समझ आ गई ना? फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म,
और टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ये 3 मेन फंक्शन है एपिडिडाइमिस के। ओके, आगे देखते हैं एपिडिडाइमिस को, कंटिन्यू देखते हैं। देखो बच्चों, एपिडिडाइमिस का जो ओरिजिन है वो वॉल्फियन डक्ट से होता है। किससे होता है? वॉल्फियन डक्ट से। ओके बच्चों, तो जो एपिडिडाइमिस है उसका ओरिजिन वॉल्फियन डक्ट से होता है। मैंने बताया था ना, ये एम्ब्रियोनिक टिश्यू है, एक मोलेरियन टिश्यू होता है, एक वॉल्फियन टिश्यू होता है। तो ज़्यादातर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो वॉल्फियन टिश्यू से बनती है। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, एपिडिडाइमिस एक एनालॉगस स्ट्रक्चर होती है फैलोपियन ट्यूब की। आपने होमोलॉगस एनालॉगस पढ़ा है ना? तो एनालॉगस क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली सिमिलर स्ट्रक्चर को हम एनालॉगस बोलते हैं। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब, जो किस में होती है? फीमेल में होती है। एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों, एपिडिडाइमिस और टेस्टिस, इन दोनों को मिलाकर टेस्टिकली कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि टेस्टिकली क्या है, उसमें दोनों चीज़ें कंसीडर होगी, एपिडिडाइमिस और टेस्टिस। और एपिडिडाइमिस को सब टेस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, क्लियर हुआ? अब वो क्यों बच्चों? क्योंकि देखो, टेस्टिस में स्पर्म बनता है और एपिडिडाइमिस स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, स्टोर करता है और उसका फंक्शनल मैचुरेशन करता है। तो कहीं ना कहीं ये टेस्टिस का हेल्पर पार्ट है ना? तो सब टेस्टिस भी बोला जाता है इसे। एपिडिडाइमिस को और अच्छा समझने के लिए देखो बच्चों, इसके 3 रीजन है। ये एंटीरियर रीजन है इसका, एपिडिडाइमिस का, जिसको कैपुट एपिडिडाइमिस बोलते हैं या ग्लोबस मेजर कहते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या होता है बेटा, देखो वासा एफ्रेंसिया ओपन होती है यहां पर आकर, जो स्पर्म लाती है। इसके मिडल रीजन को कॉर्पस एपिडिडाइमिस कहते हैं, ये मिडल रीजन है। यहां पर वो 3 मेन फंक्शन होते हैं जो मैंने आपको बताया था। क्या क्या फंक्शन होते हैं? स्पर्म का स्टोरेज, फंक्शनल मैचुरेशन और न्यूट्रिशन स्पर्म को देना। ये कॉर्पस रीजन में है, अगर क्वेश्चन आए तो, है ना? ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है तो इसको ध्यान रखिएगा। और जो एपिडिडाइमिस है, इसका जो पोस्टीरियर रीजन है, जिसको ग्लोबस माइनर या कोडा एपिडिडाइमिस कहते हैं, जो यहाँ पर ये रहा, यानी ये एंटीरियर रीजन, ये मिडल और ये पोस्टीरियर रीजन। और कोडा एपिडिडाइमिस है जहाँ से स्पर्म जो है वो बाहर ट्रांसफर हो जाएगा और किस में? वास डिफरेंस में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? वीडी का मतलब वास डिफरेंस में चला जाएगा। तो ये आपको पूरा समझ आया एपिडिडाइमिस? ओके, अब देखो इसके बाद, अब देखो एपिडिडाइमिस से स्पर्म जो है वो कहाँ ट्रांसफर हो गया? वास डिफरेंस में। इसे बोलते हैं डक्टस डिफरेंसेस। अब ये क्या होती है बेटा? 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होती हैं। अब देखो इसका पूरा सुनो, अराइज कहाँ से हो रही है? कोडा एपिडिडाइमिस से, अभी बताया था ना मैंने। और फिर ये एसेंड कहाँ होती है? एब्डोमेन में, यानी कहाँ चली जाती है? एब्डोमेन में चली जाती है। ये एपिडिडाइमिस कहाँ है? अभी स्क्रॉटम में है ना, ये टेस्टिस के साथ। तो वास डिफरेंस यहाँ से एब्डोमेन में चली जाती हैं और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं और फिर ओपन हो जाती है सेमिनल वेसिकल में एम्प्यूला स्ट्रक्चर के थ्रू। किस स्ट्रक्चर के थ्रू? एम्प्यूला लाइक स्ट्रक्चर इससे रिसीव करती है। ओके, एम्प्यूला मतलब एक स्वेलन स्ट्रक्चर होती है सेमिनल वेसिकल की, जो वास डिफरेंस को रिसीव करती है। ओके, तो पूरा आपको 5 समझ आना चाहिए। कोडा एपिडिडाइमिस से निकली, एब्डोमेन में ट्रांसफर हो गई है ये और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बना रही है और सेमिनल वेसिकल में ओपन हो रही है। अल्टीमेटली बच्चों, जो स्पर्म है वो सेमिनल वेसिकल में चला गया है। क्लियर है? अब सेमिनल वेसिकल की बात देखो बच्चों। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का फंक्शन भी करती है और डक्ट का फंक्शन भी करती है, ये दोनों फंक्शन करती है। ओके, और सेमिनल वेसिकल जो है वो होमोलोगस टू यूट्रस, होमोलोगस टू यूट्रस। ओके, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अब देखो बच्चों, वास डिफरेंस किस में ओपन हुई? सेमिनल वेसिकल में, अभी बताया ना मैंने। और सेमिनल वेसिकल से इजैक्यूलेटरी डक्ट निकलेगी और फिर ये ओपन हो जाएगा यूरिथ्रा में, यानी अल्टीमेटली स्पर्म कहाँ आ जाएगा? यूरिथ्रा में। किसके थ्रू आएगा? इजैक्यूलेटरी डक्ट के थ्रू आएगा। ये पूरा बात समझ आ रहा है ना आपको?
अब देखो इजी इजी चीज़ें हैं बच्चों, ये इजैक्यूलेटरी डक्ट देखो। अब देखो इजैक्यूलेटरी डक्ट कहाँ से अराइज होगी, ये दो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होगी जो सेमिनल वेसिकल से निकलेगी और यूरिथ्रा में ओपन होगी। मैं ऊपर भी ये डिस्कस कर चुका हूँ, यानी स्पर्म अब ट्रांसफर हो गया किसमें, यूरिथ्रा में। ओके, लेट अस वी डिस्कस यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या होता है बच्चों, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिन होता है और ये एक्सटेंड हो जाता है थ्रू पेनिस, और इसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसको यूरिथ्रल मीटस कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर से ये निकलेगा और पेनिस के साथ ये एक्सटेंड होगा और इसका जो पोर लाइक ओपनिंग है इसकी, उसको बोलते हैं यूरिथ्रल मीटस। ओके, और बढ़िया समझिए इसको, यूरिथ्रा को यूरोजेनिटल ट्रैक्ट कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके दो फंक्शन हैं, इसके दो फंक्शन हैं। कैसे दो फंक्शन है वो देखिए, कि एक तो ये यूरो मतलब ये यूरिन सिक्रेशन करता है, यानी ये यूरिनरी पाथ हो गया, किडनी के अंदर हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था। जेनिटल मतलब ये क्या करता है बच्चों, ये सीमेन भी इजैक्यूलेट करता है, तो इसको रिप्रोडक्टिव पाथ भी है ये, इसलिए इसको यूरोजेनिटल ट्रैक्ट कहा जाता है। यानी देखो मैंने क्या लिखा है, कॉमन पाथ फॉर यूरिन एंड स्पर्म, ये यूरिन और स्पर्म की एग्जिट का कॉमन पाथ है, यानी इससे यूरिन भी एग्जिट होती है और स्पर्म भी एग्जिट होता है। लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन देखिए, बट नॉट एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पर नहीं होंगे। इज दैट क्लियर। अब बेटा ये पूरा डक्ट सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब देखो स्पर्म का पूरा पाथ देखो, क्या क्या पाथ उसने ट्रेवल किया है। एसटी यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बने थे, यहां से स्पर्म जो है वो किस में ट्रांसफर हुए, रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस से वासा एफ्रेंसिया में, वासा एफ्रेंसिया ने इसे कहां ट्रांसफर कर दिया था, एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस इसे कहां ट्रांसफर करती है, वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल में, और सेमिनल वेसिकल से क्या निकलती है, इजैक्यूलेटरी डक्ट, और इजैक्यूलेटरी डक्ट इसे कहाँ ट्रांसफर कर देती है, यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा से वो फिर आगे इजैक्यूलेट हो जाएगा, यानी उसका इजैक्यूलेशन हो जाएगा, यानी वो एग्जिट हो जाएगा। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से, ये पूरा पाथ समझ आ गया एकदम अच्छे से। ओके, तो ये डक्ट पूरी हो गई है हमारी। अब हमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में, ग्लैंड्स। तो आइए अपन ग्लैंड्स को देखते हैं। देखो 3 मेन ग्लैंड्स होती है, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था आपको। एक क्या होती है, सेमिनल वेसिकल, ओके, और एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक होती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो तीनों ग्लैंड्स को हम देखते हैं। सबसे पहले देखो सेमिनल वेसिकल, ये पेयर्ड होती है, यानी 2 होती है, नैरो है, लॉन्ग पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, विद मस्कुलर टिश्यू, यानी इसके अंदर मस्कुलर टिश्यू भी होता है। इस तरह से सेमिनल वेसिकल होता है बच्चों, इस तरह से ये पेयर्ड फॉर्म में होता है, ये इस तरह से एम्प्यूलरी स्ट्रक्चर भी बनाता है ये इस तरह से, और ये वास्ट डिफरेंस यहाँ पर आकर ओपन होती है, ये वास्ट डिफरेंस ओपन हो रही है, वास्ट डिफरेंस ओपन हुई, ये सेमिनल वेसिकल है। इज दैट क्लियर। अब देखो ये कहाँ है, लोकेशन भी ध्यान रखो, लाइंग बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ये होता है सेमिनल वेसिकल। लगभग 70% सेमिनल प्लाज्मा बनाता है, यानी ये सिक्रेशन करता है। ग्लैंड क्या करती है बच्चों, सिक्रेशन करती है ना, फ्लूइड बनाती है, तो ये सीमेन का 70% पार्ट बनाता है बच्चों। इसका जो सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रेशन होता है उसकी पीएच है 7.4 के अराउंड। इसके सिक्रेशन में फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा होता है बेटा, फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा होता है, जो कि एनर्जी सोर्स का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डिस्कस हुआ है। ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, फाइब्रिनोजन जो क्लॉटिंग कराता है, यानी स्पर्म की एनर्जी बचाता है, उसे मूवमेंट से रोकता है कुछ समय के लिए। इज दैट क्लियर। लेकिन इसमें बेहतरीन क्वेश्चन है कि सेमिनल प्लाज्मा में एनर्जी सोर्स क्या है, वो है फ्रक्टोज। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर। फिर आता है बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड।
ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में के पास प्रेजेंट होती है, जो कि यूरिथ्रा का एंटीरियर रीजन है। यूरिनरी ब्लैडर से जब यूरिथ्रा निकलता है ना, तो जस्ट निकलते ही जो 1 सेंटीमीटर का जो रीजन है उसको एंटीरियर यूरिथ्रा या प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा कहते हैं। वहाँ पर ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है। ये सिंगल होती है बच्चों, लेकिन इसके 5 लोब होते हैं, लेकिन नंबर पूछे तो सिंगल ही होती है ये। ओके, ये सीमेन का लगभग 40% पार्ट बनाती है, 30 से 40% पार्ट। इसका जो सिक्रेशन है वो मिल्की विस्कस फ्लूइड होता है, एल्केलाइन होता है। अब उसमें क्या कंपोनेंट है? देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिट्रिक एसिड होता है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। तो बाइकार्बोनेट आयन क्या करते हैं बच्चों? उसे एल्केलाइन बनाते हैं। तो क्या होता है बच्चों कि जो स्पर्म कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है बच्चों कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो एसिडिक है। तो अगर स्पर्म वहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है विदाउट एनी फ्लूइड, तो वहाँ पर एसिडिक पाथ होने की वजह से स्पर्म किल हो सकता है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? बाइकार्बोनेट आयन इसके सिक्रेशन में होता है। तो वो क्या करता है? इसकी वजह से इसका सिक्रेशन क्या हो गया? एल्केलाइन हो गया। तो अब ये क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा किसको? एसिड पाथ को, जो कि कौन सा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। तो इससे स्पर्म किल होने से बच जाएगा एसिड से। ओके, समझ आया? एक चीज़ और यहाँ पर कई बार डिस्कस होती है, मैं बता देता हूँ कि ज़्यादातर मेल के अंदर ये देखा जाता है कि अबव 50 ईयर एज प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज जो है वो इनलार्ज हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी हो जाती है। तो इसे प्रोस्टेटिस बोलते हैं, और कई बार ये ट्यूमर भी कॉज करता है। अब इससे क्या होता है बेटा? यूरिनरी पाथ जो है वो ब्लॉक हो जाता है ना, उसमें प्रेशर पड़ेगा ना। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिथ्रा के ऊपर ही तो है, और प्रोस्टाइटिस बोलते हैं सॉरी से। और इससे क्या होगा बच्चों कि यूरिनरी पाथ पे प्रेशर पड़ेगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा, तो यूरिन सिक्रेशन में प्रॉब्लम होगी, और इसमें ट्यूमर होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। अब आता है थर्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या इसको काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये पेयर्ड होती है बच्चों, पेयर्ड यानी ये 2 होती है। अब ये कहाँ है? देखो, जो यूरिथ्रा का सबसे आगे वाला पार्ट है वो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा होता है, अभी बताया ना मैंने। और उसके ठीक बाद जो यूरिथ्रा का पार्ट है अप्रोक्स 2 सेंटीमीटर का, उसको मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा कहते हैं। तो ये मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के पास होती हैं, और ये भी लुब्रिकेंट एल्केलाइन मटेरियल बनाती हैं, जो कि एसिडिक पाथ से स्पर्म को प्रिवेंट करता है, यानी उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इज दैट क्लियर? तो ये सिंपल सा है, हो जाएगा ये चीज़। तो इस तरह हमने ग्लैंड पढ़ी। अब देखो बेटा, ग्लैंड पढ़ने के बाद बार बार एक वर्ड आ रहा था सीमेन, सीमेन। तो अभी हम समझाते हैं आपको कि सीमेन क्या होता है। सीमेन की पीएच तो देखो सबसे पहले 7.3 to 7.5, तो आप मेनली 7.3 ध्यान रखें। अब सीमेन क्या चीज़ है? देखो बच्चों, सीमेन में क्या होता है? स्पर्म यानी स्पर्मेटोजोआ, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने बनाया है टेस्टिस में, प्लस इसके साथ ग्लैंड्स का सिक्रेशन मिक्स हो जाता है तो सीमेन बनता है। यानी सीमेन का कंपोजिशन क्या हो गया? स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन, और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन, ये मिलकर जो है वो सीमेन बनाते हैं, यानी ये सीमेन बनेगा। इज दैट क्लियर? एक बार में वन टाइम में 3 to 4 ml इजैक्यूलेट होता है सीमेन, यानी जब कॉपुलेशन प्रोसेस होती है तो एक बार में 3 to 4 ml सीमेन सीक्रेट होता है, जिसमें लगभग 300 मिलियन स्पर्म होंगे। स्पर्म का जो नंबर है वो इसमें हो सकता है 20 to 120 मिलियन पर ml, तो लगभग वही डाटा आ जाएगा ना। अब इसमें कुछ डिसऑर्डर भी आ जाते हैं, तो वो डिसऑर्डर भी देखिए क्या चीज़ है। देखो, ओलिगोस्पर्मिया, यानी स्पर्म लेस नंबर में बन रहे हैं, यानी लेस देन 20 मिलियन पर ml। ओके। एजोस्पर्मिया, यानी स्पर्म का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, केवल फ्लूइड है, उसमें स्पर्म नहीं है। नेक्रोस्पर्मिया, यानी नॉन मोटाइल स्पर्म बन रहे हैं, तो नॉन मोटाइल स्पर्म है तो वो फंक्शनल ही नहीं है। तो ये तीनों केस कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं।
है ना, क्या कॉज करते हैं ये, इनफर्टिलिटी। ओके, मेल इनफर्टिलिटी, समझ गए एकदम अच्छे से। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म आती है इजैक्यूलेशन। तो इजैक्यूलेशन क्या है ये अभी मैंने बताया, लेकिन और सुनिए। इजैक्यूलेशन का मतलब है कि स्पर्म का सीमेन का फोर्सफुली पेनिस द्वारा यूरिथ्रल मीटस से या यूरिथ्रा से इसे एग्जिट करना ही क्या कहलाता है, इजैक्यूलेशन। सीमेन forcefully expelled from the penis by the contraction of smooth muscle that line the urethra, this process called ejaculation। यानी अल्टीमेट सिंपल भाषा में समझिए, इजैक्यूलेशन का मतलब है कि सीमेन का फोर्सफुली एग्जिट कर देना, ये इजैक्यूलेशन होता है। लेकिन इनसेमिनेशन कल मैंने नहीं, मेरे फर्स्ट लेक्चर में इनसेमिनेशन बताया था मैंने। इनसेमिनेशन का मतलब क्या होता है कि स्पर्म ट्रांसफ़र करना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, लेकिन इजैक्यूलेशन का मतलब है कि भाई एग्जिट करना है सीमेन को, है ना, क्लियर। वो चाहे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो रहा है या फिर आउटर साइड हो रहा है। ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, और वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया स्ट्रक्चर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है वो है पेनिस। ओके, तो ये क्या है, देखो बच्चों, एक इरेक्टाइल कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, यानी कॉप्युलेटरी ऑर्गन जो सेक्सुअल प्रोसेस में रिप्रोडक्टिव प्रोसेस करता है। तो इरेक्टाइल कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, डिपॉजिट सीमेन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये इसका फंक्शन है, यानी ये सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट करता है। ओके, द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, पेनिस का इनलार्ज एंड पार्ट जो है, आगे का जो पार्ट है उसको ग्लास पेनिस कहते हैं। ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ग्लास पेनिस। और इसके ऊपर बेटा स्किन का फोल्ड होता है, लूज स्किन का फोल्ड है बेटा इसके ऊपर, FOLD फोल्ड, उसको फोर स्किन कहते हैं या प्रीप्यूस कहते हैं। ओके, अब बेटा क्या होता है कि जो ये जो स्किन है इसको कई बार सर्जरी से रिमूवल किया जाता है, तो जिसको सर्कमसीजन बोलते हैं, पूछ ले तो आपको याद रखना। ओके, अब देखो बेटा जो पेनिस का इनलार्ज पार्ट है उसको क्या बोला, ग्लास पेनिस, और इसके ऊपर लूज स्किन का जो फोल्ड है उसको क्या बोला, फोर स्किन। यहां तक समझ आ गया आपको अच्छे से। अब देखो बच्चों, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें 3 सिलेंड्रिकल स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिनमें ब्लड फिल्ड होता है, और यही टिश्यू हेल्प करते हैं पेनिस के इरेक्शन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। तो पेनिस में स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं, उनमें क्या भरा रहता है, ब्लड फिलिंग होती है, और इस ब्लड फिलिंग मैकेनिज्म से ही पेनिस का क्या होता है, इरेक्शन होता है। ओके, तो इसको अपन समझाते हैं आपको अच्छे से। देखो आगे, देखो बच्चों, स्पॉन्जी टिश्यू देखो, इनको क्रूरा भी बोला जाता है। अब ये स्पॉन्जी टिश्यू 2 तरह के होते हैं, इनको ध्यान से देखिए आप। एक है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जो 2 पेयर्ड हैं ये, और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो सिंगल है। तो टोटल 3 हो गए ना। अब कॉर्पोरा कैवर्नोसा है वो एंटीरियर रीजन में नहीं होगा, बाकी पूरी जगह प्रेजेंट होगा। तो यही क्वेश्चन आता है इसमें कि ये कौन से रीजन में नहीं होता, एंटीरियर रीजन में नहीं होता। और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कंप्लीट लेंथ में प्रेजेंट होता है, ये पूरी लेंथ में होगा, एंटायर लेंथ में होगा ये पेनिस के। ओके, तो बेटा ये स्पॉन्जी टिश्यू के नाम पूछे तो ध्यान रखना, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ओके, अब पेनिस का इरेक्शन कैसे होता है वो देखिए। क्या होता है बेटा कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसका एक पार्ट है, आपको पता होगा, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पढ़ा है ना आपने। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है ANS। तो जब ANS एक्टिव होगा तो पेनिस का इरेक्शन होगा। अब कैसे होगा वो देखिए कि जब ANS एक्टिव होगा तो जो पेनिस की आर्टरी है उसमें ब्लड का लेवल हाई हो जाएगा। अब ब्लड का लेवल हाई क्यों हुआ आर्टरी में, क्योंकि जो पेनिस की वेन है उनमें ब्लड आउटलेट क्लोज हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा।
अब देखो ब्लड का आउटलेट हो नहीं रहा है तो फिर आर्टरी में ब्लड का लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी जो स्पॉन्जी टिश्यू है उनमें ब्लड का लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसी वजह से पेनिस का इरेक्शन होता है। लेकिन जब एएनएस इनएक्टिव होगा तो पेनिस रिलैक्स होगा। अब कैसे होगा, देखो कि उस समय जो पेनिस की आर्टरी है उसमें ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। वो ब्लड प्रेशर रिड्यूस क्यों होगा, क्योंकि जो पेनिस की वेन है उन वेन में ब्लड आउटलेट सप्लाई क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। समझ आ गया ना। यानी बच्चों समझिए कि जब आर्टरी में ब्लड लेवल ज़्यादा होगा तो पेनिस का इरेक्शन होगा, और जब आर्टरी में ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा तो पेनिस रिलैक्स होगा। और ये पूरा कंट्रोल कौन करता है, एएनएस यानी ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। ओके, अब बच्चों देखो एक डिसऑर्डर है इम्पोर्टेंस। यानी इम्पोर्टेंस क्या है कि जब पेनिस में इरेक्शन की सेंसिटिविटी ना हो, यानी पेनिस में इरेक्शन ना हो, तो इसे इम्पोर्टेंस बोलते हैं। क्लियर। तो ये एक डिसऑर्डर है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखो बेटा कुछ एक दो क्वेश्चन हैं, एक दो बार पूछे हैं तो आप देख लो। बेट वेल, इनमें क्या होता है बच्चों, इनकी जो पेनिस है उनमें बोन प्रेजेंट होती है जिसको बैक्यूलम बोन बोलते हैं, और इस पेनिस को कहते हैं ओस पेनिस। तो ये क्वेश्चन आया था कि ओस पेनिस किस में होता है, तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल है इसकी। और ओस पेनिस को क्या होता है, जिस पेनिस में बोन प्रेजेंट होती है। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से, क्योंकि नॉर्मली पेनिस में बोन नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब देखो बेटा कुछ मार्supials हैं, जैसे बेंडिकूट है, ओपोसम है, दीज आर मार्supial। इनमें बाइफर्केटेड पेनिस होता है, यानी बाई ब्रांच, यानी दो ब्रांच वाला पेनिस होता है, बाइफर्केटेड पेनिस बेंडिकूट और ओपोसम में। तो ये क्वेश्चन जो है एक दो बार पूछे गए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। हालांकि एनसीईआरटी लेवल में इतना नहीं है। इज दैट क्लियर। तो इस तरह बच्चों आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को पूरा डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। कोई डाउट हो तो डिस्कस करना, नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा जैसे बाकी चैप्टर्स के किए हैं। थैंक यू वेरी मच।